अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, और पुराने वालों के लिए तो हमेशा दिल से वार्म वेलकम है। जो बहुत अरसा से सुन रहे हैं, रेगुलर लिसनर हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हमारा साथ तो पुराना है ही। नए आने वालों को भी बहुत दिल से खुश आमदीद है। और आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिए, बहुत सारे मुकम्मल नावल हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हैं वो मुकम्मल अपलोड हो चुकी हैं। चैनल को विज़िट करें। आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है उर्दू नोवेलिया बाय निखत, उसको भी विज़िट कीजिए। और आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जनाब, मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, प्रोफाइल हैं, वो भी सबके लिंक जो है वो चैनल के बायो में, अबाउट में मौजूद हैं, तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं। वैसे वहाँ पर कुछ नया, कुछ ख़ास नहीं होता है, मैं बहुत कम जो है वो एक्टिव होती हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हो जाती हूँ, तो आप लोग चाहें तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की इकसात के बारे में पूछा गया है मुझसे कि कितनी इकसात बाकी हैं, तो जनाब इसकी कुल जो है वो 26 इकसात हैं। और दरमियान में मैंने जो है वो डबल एपिसोड कर दी थी, यानी एक दिन में 2 एपिसोड में सुबह और शाम में कम ड्यूरेशन की अपलोड कर रही थी, तो उससे जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ड्यूरेशन की वजह से और डबल अपलोड की वजह से। तो एक जो सीक्वेंस बना हुआ था कि जो एपिसोड डाइजेस्ट में शाया हुई वही मैं उतनी ही पोस्ट करती थी, लेकिन वो फिर दरमियान में ड्यूरेशन चेंज हो गया, सारा जो है वो निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर जो है वो किस्तों के हवाले से कुछ कंफर्म नहीं रह गया था कि कितनी किस्तें बाकी हैं। तो जनाब आज हम फिर से वापस रूटीन पर आ गए हैं, यानी कि आज जो है एपिसोड का नई का आगाज़ हो रहा है डाइजेस्ट में जो शायद हुई, तो अब मैं मुकम्मल ये ही शेयर करूँगी। तो आज जो है इसकी यहाँ पर जो है इसकी किस्त नंबर 17 है और टोटल 26 है, तो अब यानी कि इसकी 10 इकसात मज़ीद होंगी, तो 30 या 29, 30 इतनी कम अज़ कम एपिसोड हो जाएंगी। तवालत के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको, और मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 21। वासिफ़ ने फ़री की तरफ देखने के बजाय सरवर की तरफ देखा। ठीक है सरवर, जो आपकी बीबी साहब कहें वो करो। तुम बीबी को कार में बिठाओ, मैं काउंटर से डिस्चार्ज स्लिप और मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये कहकर वो पलटा। मेडिसन, फ़री ने शिकस्ता अंदाज में खुद कलामी की, फिर यकलख्त चीख चीख कर रोने लगी। मैं पेशेंट नहीं हूँ, मेरे पापा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं दुख से मर रही हूँ। कौन सी मेडिसिन इंसान को दुख से बचा सकती हैं? ट्रैंकुलाइज़र देंगे। कितनी देर सोती रहूँगी? जब जागूंगी तो सारे दुख मर जाएंगे, मेरे पापा वापस आ जाएंगे। इस क़यामत का नौहा था कि इंतज़ामिया और स्टाफ की दौड़ें लग गईं। एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ और लवाहकीन बदहवास होकर अपनी तकलीफ़ भूलने लगे। इससे पेशतर के वो झोल खाकर नीचे गिर जाती। वासिफ़ ने उसके नीम बेहोश वजूद को मोहतात अंदाज में थाम लिया। फ़ौरन ही स्ट्रेचर की खटर पटर शुरू हो गई। 2-3 वार्ड बॉय वासिफ़ के साथ मिलकर उसे स्ट्रेचर पर डालने लगे। इनको कई दिन के लिए अस्पताल में एडमिट करना होगा, खुदा न खास्ता कोई सीरियस मामला भी हो सकता है। ब्रेन एक लिमिट तक ही प्रेशर ले सकता है, बाकी आप देख लें। एक नौजवान फ्रेश डॉक्टर भी आ चुकी थी और वासिफ़ को मशवरा दे रही थी। प्लीज़ डॉक्टर कुछ करें आप। वासिफ़ के तो अपने हाथ पांव फूलने लगे थे। एक सानेहा था जो गुजरा था, अब आगे तो बचत के रास्ते ढूंढना थे। वासिफ़ की तरफ से इजाज़त पाकर वार्ड बॉय स्ट्रेचर को धकेलते एमरजेंसी की तरफ दौड़ने लगे। आप काउंटर पर चले जाएं, डिपॉजिट जमा करा दें और रूम का बता दें कि स्पेशल रूम चाहिए या जनरल वार्ड में बेड। डॉक्टर ये कहते हुए खटखट करती आगे बढ़ गई। अल्लाह जाने कितना डिपॉजिट जमा कराना होगा। उसके अकाउंट में तो बमुश्किल 60-70 हज़ार पड़े थे, वो भी जो ट्यूशन से सेविंग कर रहा था। यार सरवर, फ़ौरन घर जाओ, मामी से कैश का बोलो, तब तक मैं कुछ जमा कराता हूँ। ऐसी नागहानी थी कि दिमाग के वो खुलिये जो क़यामत तक आराम फरमाना चाहते थे, वो भी मुकम्मल चार्ज हो चुके थे। सेकंड्स में फ़ैसले हो रहे थे। नफ़रत तो खुद एक बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारी अपनी जगह रहे तो छोटी बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। वो जेब से सेल फ़ोन निकालते हुए सोच रहा था। बेहतर यही था कि वो शमसा को सारी सूरत हाल से आगाह कर दे, ताकि वो सारा को संभालने में अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल शुरू कर दें। वो शमसा का नंबर मिलाने लगा। सारा ताज़ा वज़ू करके वाशरूम से बाहर आई तो शमसा को सेल फ़ोन कान से लगाए बहुत परेशानी की कैफियत में देखा।
ہاں تو ٹھیک ہے، ابھی تم وہیں رکو، میں بھابھی سے بات کر کے اسپتال آ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند ثانیے کو رکیں، گویا وہ دوسری طرف سے سن رہی تھیں۔ سارا کی آنکھیں شمسا کے چہرے پر جم گئی، جن میں خوف و وحشت کے سائے چھلک رہے تھے۔ وہ برق رفتاری سے شمسا کے قریب پہنچی تھیں۔ کیا ہوا شمسا؟ فری خیریت سے ہے نا؟ جی بھابھی، آپ پریشان نہ ہو، واصف بتا رہا تھا کہ فری دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر اسے انڈر آبزرویشن رکھنے کا بول رہے ہیں۔ فی الحال وہ صبح تک وہیں ہے، میل اٹینڈنٹ کی اجازت نہیں ہے، یا وہ خود رکنا نہیں چاہ رہا، مجھے آنے کا کہہ رہا ہے۔ سرور گھر آ رہا ہے، شاید کچھ پیسے اور ڈپازٹ کرانا ہوں گے۔ آخری الفاظ شمسا نے قدرے ہچکچاتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اللہ میری بچی پر رحم کرے، ماں سے تو ہر وقت روک ٹوک ہی سنتی رہی، باپ نے کبھی گرم ہوا نہ لگنے دی۔ یہ کہہ کر وہ نئے سرے سے بلک بلک کر رونے لگیں۔ شمسا نے بیڈ سے اتر کر قریب کھڑی سارا کو جیسے تڑپ کر گلے سے لگا لیا تھا۔ جانے والا ہم سب کا ہی تھا، اس کی جدائی ہم سب کے دل کا زخم ہے، مگر بھابھی فری کی خاطر آپ خود کو سنبھالیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ سارا آنسو صاف کرتے ہوئے یوں سر ہلانے لگیں گویا کسی ضد کرتے بچے کو ماں کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے شمسا، تم فری کے پاس ہوگی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ سارا نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں خشک کرنا شروع کر دیں۔ اسپتال میں کیش سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اٹینڈنٹ کی اندر باہر دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تم میرا ویزا کارڈ رکھ لو، میں تمہیں پن سینڈ کر دوں گی، تھوڑے بہت کیش کی ضرورت ہو تو اے ٹی ایم سے لے لینا، اسپتال میں اے ٹی ایم تو ہوتے ہیں۔ سارا نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک چھوٹا سا کلچ نکالا اور اس میں سے ویزا کارڈ لے کر شمسا کی طرف بڑھا دیا۔ ویزا کارڈ تو میرے پاس بھی ہے بھابھی، تھوڑا بہت کیش میں نکال سکتی ہوں۔ شمسا کو جیسے کارڈ لیتے ہوئے جھجک مانے تھی۔ تم کیوں اپنے پیسے نکالو گی؟ جانے والا اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ آخری الفاظ آنسوؤں سے بھیگ کر نکلے۔ شمسا نے دور کارنر ٹیبل پر رکھے اپنے ہینڈ بیگ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر سارا سے کارڈ لے لیا۔ آپ احتیاطاً سرور کو فون کر دیں کہ میں تیار ہوں، وہ گاڑی کھڑی کر کے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ شمسا پر اب روانگی کی اجلت طاری ہو چکی تھی۔ ہاں میں کرتی ہوں، اور دیکھو شمسا، مجھے ایک ایک پل کی رپورٹ دینا، جب تک فری گھر نہیں آ جائے گی میری پلک نہیں لگے گی۔ سارا نے شمسا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تاکید کے ضمن میں کہا تھا۔ بے قراری کی انتہا تھی، دل کو گویا پنکھے لگ رہے تھے۔ دماغ مسلسل عنصر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ 2 مرتبہ قریشی کو ٹرائی کر چکی تھی، مگر دونوں باپ بیٹے کا نمبر بند مل رہا تھا۔ زندگی کی تصویر ایک پرسکون تالاب کے مصداق تھی، جس میں یکے بعد دیگرے پتھر گرے تو سطح پر پھیلتی لہروں کا سلسلہ رک کر نہیں دے رہا تھا۔ یہ لہریں دماغ میں برپا ہونے والے قیامت خیز طوفان کا استعارہ تھیں۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، بس دعا کریں کہ میں فری کو خیریت کے ساتھ واپس گھر لے آؤں۔ نازوں کی پالی ہوئی بچی ہے، سنبھلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، بس آپ حوصلہ نہ ہاریں۔ شمسا نے سارا کو گلے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ سارا نے بولنے کے بجائے پھر سر ہلا دیا۔ حلق میں تو آنسوؤں کے پھندے سے لگ رہے تھے۔ ذہن ٹکٹکی باندھے چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ماریا کی اس گھر میں موجودگی گویا اب اس کی تباہی ہی تباہی تھی۔ وہ بظاہر 18 سال کا تھا، مگر گرو نے اسے چند سالوں میں 100 سال کا بوڑھا بنا دیا تھا۔ زندگی کے وہ حقائق سامنے آئے تھے کہ ذہنی توازن سے زیادہ پوری زندگی کا توازن کھو چکا تھا۔ اس گھر میں اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنا تھی، یا دوسرا راستہ خودکشی کا تھا۔ اگر وہ مایوسی کی انتہا پر خودکشی کرتا تو وہ اس کی سیدھی ذمہ داری ماریا پر جانی تھی، کیونکہ حقیقت کھلنے سے پہلے اسے کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمینا اس کے لیے کسی بھی وقت مسئلہ بن جاتی تھی، مگر ارشلا جیسا مضبوط اور اپنی منوانے والا ایک حمایتی اسے ویسے ہی بغیر کوشش کے میسر تھا۔ ماریا کو یہاں سے جانا ہوگا۔ جو پاور میرے پاس ہونی چاہیے وہ تو آہستہ آہستہ ماریا کے پاس جا رہی ہے۔ یہ تو وہی مثال بنتی جا رہی ہے کہ قبر ایک اور مردے دو۔ متوقع نقصانات اتنے بڑے ہوں کہ انسان گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی سکت ہی کھو دے، تو پھر زندگی موت کے انتہائی فیصلہ کن موڑ آتے ہیں۔ گلابی گال، سرخ ناک، بڑی بڑی کشادہ آنکھیں، مکمل اور مڑی ہوئی انتہائی گھنی سیاہ پلکیں جیسے مصنوعی چپکائی ہوئی ہوں۔ سیاہ بال جو وہ کبھی بوائے کٹ کٹواتا ہی نہیں تھا، سیدھے ریشمی جو ہمیشہ شانوں کو چھوتے تھے، کبھی لہردار آئرن ہیئر بینڈ میں سمیٹے جاتے تھے، کبھی پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوتے تھے۔ کلائی لڑکوں کی طرح چوڑی اور مضبوط تھی، جس میں ہمیشہ کسی بھی ڈیزائن کا بریسلیٹ ہوتا تھا، اور بائیں کلائی میں دنیا کی کوئی مہنگی ترین رسٹ واچ ہوتی تھی۔ مثلاً آج کل وہ رولیکس کی ڈائمنڈ پیو ڈائل پریزیڈنٹ بریسلیٹ استعمال کر رہا تھا، جس پر کچھ عرصہ پہلے سمینا نے ٹھیک ٹھاک ہنگامہ بھی برپا کیا تھا کہ $18,000 کی رسٹ واچ کبھی میں نے یوز نہیں کی۔ اسے بتاؤ پاکستانی روپے میں یہ کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ اتنے پیسوں میں تو غریبوں کے 4-6 کوارٹرز بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر زین نے بے پرواہی سے جواب دیا تھا، نانو کبھی غریبوں کے لیے کوارٹرز نہیں بنوائیں گی، اس لیے میں نے رولیکس پہن لی۔ سمینا کو ساری ٹینشن اس بات کی تھی کہ مہنگی کار، مہنگی رسٹ واچ،
महंगा सेल फोन, 2 टके का लौंडा रातों को बाहर फिरता है डकैतों को दावत देते हुए। सैन क्योंकि अर्शिला की नफ्सियात घोल कर पी चुका था, उसने बड़ी शान बेनियाजी से जवाब दिया था, मंथली मिलियंस में ट्रांजैक्शन होती है, मेरे पास सिर्फ 1 महीने की ट्रांजैक्शन आई है, बाकी 11 महीने तो नानो एंजॉय कर रही हैं। अर्शिला ये महसूस करने के बावजूद कि ये वाकई पैसे का ज़ियां है, खामोश रहती और अपने आप को समझाती रहती कि है तो काम आ रहा है, इतने सारे पैसों का करना भी क्या है। ऐसी बेहिसाब ऐशो याशी की ज़िंदगी सिर्फ मारिया की वजह से दाव पर लगने जा रही थी, इसलिए सबसे पहले तो मारिया का पत्ता साफ करना होगा। ये एक कायनाती सच्चाई है कि जो जितना ज़्यादा ख्वाहिशात का गुलाम बनेगा, उसे उतनी ही शिद्दत से बका की जंग की तैयारी रखना होगी, ख्वाह एटम बम बनाकर कुर्रा अर्ज़ का वजूद ही खतरे में डालना पड़ जाए। ये वो मुकाम है जहाँ शर्फ़ इंसानियत अपना निशान खो देता है और हैवानी जबलत गालिब आ जाती है। एक भैंसा दूसरे भैंसे को टक्कर मारते हुए अपना अंजाम नहीं सोचता, उसे सिर्फ टक्कर मारने की सलाहियत मिली है। सैन की आंखों से वो सफाक बूढ़ा झांक रहा था जिसकी सारी ज़िंदगी फांसी घाट में इंसानों की गर्दन में फंदा डालते, नकाब पहनाते और लीवर खींचते गुजरी हो। शमसा के अस्पताल पहुंचते ही वासिफ अपने घर की तरफ निकल पड़ा था, मगर रास्ते में ही शमसा की कॉल आ गई। भाभी की कॉल आई है, वो कह रही हैं कि वासिफ को उनकी तरफ भेज दो। वासिफ ऑनलाइन टैक्सी से घर जा रहा था। अव्वल तो रास्ता बदलना मुमकिन नहीं था, एक ही सूरत थी कि वो घर से पहले कहीं भी ड्रॉप ऑफ हो जाता, फिर पब्लिक सवारी, बस या ऑटो से रुख बदलता। दोयम उसे फरी की पुरजोर ताकीद भूली नहीं थी। उसने वासिफ के अपने घर आने पर पाबंदी लगाई थी। मामी के लाड प्यार अपनी जगह, मगर वो एक गमज़दा बेटी को क्यों जहनी अजियत से दो चार करे। उसे फौरी तो कोई हल समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि घर पहुंचकर फ्रेश होकर अपनी पुरानी बाइक पर नया सफ़र इख्तियार करे। घर पहुंचकर उसने सारा के लिए मैसेज छोड़ा कि वो रेस्ट करें, उसे वहां पहुंचने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगेगा। उसका ख्याल था कि इतनी देर में थकी हारी गम से चूर सारा सो ही जाएंगी। वो वहां पहुंचकर लाउंज में सोफे पर रात गुजार लेगा। थकन से चूर था, सुबह से एक पल सुकून की सांस नहीं ली थी। सबसे पहले तो नए मॉडर्न वॉशरूम में शावर के जरिए दिल खोलकर पानी बहाया, फिर शावर लेकर फ्रूट नेक्टर से भूख मिटाई कि चबा कर खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तसव्वुर में तो बस चीखती चिल्लाती आहोजारी करती फरी का कब्जा था। फरी की नफ़रत उसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी कि हकीकी मोहब्बत गैर मशरूत होती है। ना उसे फरी के असासों से दिलचस्पी थी, ना ही उसके ज़ाहिरी हुस्न पर उसने अपनी ज़िंदगी फ़िदा करना चाही थी। ये एक रूहानी ताल्लुक़ था जिसकी बुनियाद उसकी माँ थी, जिसने भरी जवानी में नफ्स कशी के चिल्ले काट लिए थे। किसी भरपूर खूबसूरत जवान लड़की का अपनी पूरी रज़ा और रग़बत से नफ्स कशी करना इतना बड़ा मुजाहिदा है कि पानी में 40 दिन खड़े रहकर चिल्ला काटना इस मुजाहिदे के सामने कोई मानी नहीं रखता है। इस माशरे में तो शोहर के हमरा ज़िंदगी गुजारने वाली औरत को मौका परस्त नहीं छोड़ते। तन्हा नज़र आने वाली खूबसूरत जवान लड़की जो शादी के फ़ौरन बाद फिर से तन्हा नज़र आ रही हो, कैसे मौका परस्तों से खुद को बचाती रहती। भाई की तरफ से मिलने वाली रूहानी अजियतों को भी यूं खुशी खुशी सह लिया कि कुछ भी कहे, कैसा ही बोले, सर पर चादर डालने वाला बस यही है। जिस औरत के सर पर पड़ी चादर संभालने वाले होते हैं उसमें बहुत तवानाई होती है, एतमाद होता है। आज उसकी माँ बहुत मोहतात और सुलझी हुई औरत है, मगर फरी की उम्र में उसमें बहुत जुर्रत थी, शदीद ख्वाहिश के सामने बेबस गुलाम थी। इतनी बहादुर या बाहिम्मत थी कि एक दो नहीं, उसने सारे माशरे से टक्कर लेकर अपनी मर्ज़ी से जीने का फ़ैसला किया था। सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीने वाले बहरहाल अपनी मौत तक हालत जंग में होते हैं, क्योंकि जितनी शदीद ख्वाहिशात होती हैं उसी वज़न की मज़ाहमत होती है। और अब तो वासिफ की जिम्मेदारियां बहुत वज़नी हो गई थीं। फरी किसी की अमानत के तौर पर उसके सामने थी। उसमें गैरत बहुत थी। गैर मशरूत मोहब्बत करने वाले गैरतमंद ही होते हैं। फरी में जिनसे मुखालिफ को खींचने वाले तमाम लवाजमात मौजूद थे, मगर उसने एहसान करने वाले मामू की इकलौती बेटी को मौका परस्तों वाली नज़र से कभी नहीं देखा था। दूसरी पुरकशिश लड़कियों में इसलिए दिलचस्पी नहीं थी कि बकौल किसे जो तुझको देख चुका हो वो और क्या देखे। किसी एक को ईमानदारी से चाहने वालों में क़यामत की तवानाई होती है। वो अनथक होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अपनी निगाह में बहुत बाइज़्ज़त और साहिब हैसियत होते हैं। इंसानी फ़ितरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। वो तमाम फ़ितरी कवानीन हर इंसान के दिल में बोलते हैं। कोई सुनकर भी बहरा होता है, कोई सुनकर इतना मुतहरिक हो जाता है कि किताबों में महफूज हो जाता है। हर नौजवान की तरह उसे ज़िंदगी के तमाम लवाजमात दरकार थे, मगर वक्त के मुनासिब होने तक खुद को रोकना। असल में तो जीने का मज़ा ही इसमें है। जहाँ नज़्म ज़ब्त होता है वहाँ तवानाई यूँ खेलती है जैसे घर के सहन में बच्चे खेलते हैं। शावर लेकर तो वो असर नो ताज़ा दम हो गया था। जहन भी नई मशीन की तरह काम कर रहा था। एहसासात भी फितरी और बेसाख्ता थे। सब कुछ वाज़े हो रहा था।
इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि अब लोगों को अपनी हदूद औकात में रखने वाला बाअसर मोअज़्ज़िज़ मामू दुनिया में नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। माँ जैसी शफीक मामी जिन्होंने बेचारगी के ज़माने में सीने से लगाए रखा, कभी एहसान नहीं जताया, जो उसकी हिमायत में कुछ बोलकर कभी कभी अपनी शामत को आवाज़ देती थी, आज उन्हें एक मजबूत बेटे की ज़रूरत है। दुख से बोझल दिल को किसी ढारस की ज़रूरत है, कोई ऐसा हो कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर गैर ना लगे। क्या वो एक बेशऊर जज्बाती कम उम्र लड़की की वजह से अपनी मोहसिन मामी को छोड़ दे? ऐसा तो हरगिज़ मुमकिन नहीं। उसने ठंडा यक नेक्टर पीने के बाद बहुत एहतमाम से जूस मग भी हाथ के हाथ धो दिया था। ये अमल खिलाफ मामूल था, उसे तो कभी एक चम्मच धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। माँ का किचन हर वक्त शीशे की तरह चमकता नज़र आता था, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से उसने जूस मग धोया कि इस इस्तेमाल शुदा मग की वजह से किचन की सफाई पर हर्फ आ रहा था। अल्लाह करे मामी सो गई हों, फिर भी मुझे अब चलना चाहिए। किचन से बाहर आकर उसने अपना वॉलेट की रिंग वगैरह समेटना शुरू कर दिए। एक मैसेज माँ को किया कि वो रात को मामी की तरफ ही होगा, इसलिए घर लॉक कर दिया है। वो ग्रिल का लॉक लगाकर चाबी खींच रहा था तो उसके सेल फ़ोन पर रिंग हुई, जो उसकी जीन्स की पिछली जेब में फंसा हुआ था। उसने जल्दी से निकाला। जहन फ़ौरन फरी की तरफ गया था, मगर कॉल सारा की आ रही थी। इसका मतलब है मामी वेट कर रही हैं, उसने सोचते हुए कॉल की। जी मामी, बस घर से बाहर आ चुका हूँ, आप परेशान ना हो, पहुँच रहा हूँ। उसने सारा की बात सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, रास्ते में हो तो फिर आ जाओ, अमेरिका से एक ख़बर आई है। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया था। वासिफ़ को महसूस हुआ जैसे सारा ने आंसुओं को रोकते हुए मुख्तसर बात की हो। अमेरिका से ख़बर आई है? उसके लिए ये अल्फाज बहुत अजनबी और गोरख धंधा के मस्ताक थे। वो इतनी बुरी तरह उलझ गया था कि कार या बाइक कुछ ड्राइव करने के काबिल नहीं रहा था। आवाज़ मुंतशिर थे, कुछ का कुछ सर्च हो रहा था, कभी प्ले स्टोर को टच करता, कभी गूगल, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो सेल्फ़ कंट्रोल खो रहा है। आपने मैम से बात की? मारिया फ्रेश जूस का बड़ा सा मग ट्रे में रखे अर्शिला के बेडरूम में आई थी। वो आराम करने लेट चुकी थी, मगर अर्शिला ने उसे फ़ोन करके कहा कि उन्होंने बिला वजह कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी और अब उन्हें सुबह तक नींद नहीं आ सकती, इसलिए वो उनके लिए फलों का ताज़ा रस तैयार करके लाए। मारिया को वक्त ने आला दर्जे का फ़र्ज शनास बना दिया था। रात होने तक उसे मौका नहीं मिला था कि वो अर्शिला से मालूम करती कि लंदन ऑफ़िस को वो कैसे हैंडल कर रही हैं। कैसे करती? सारा दिन तो मम्मी का मूड ऑफ रहा, रात को तो मैं उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। अस्पताल के धक्के खा खा कर शल हो गई हूँ। अब तो मर जाने को जी चाहता है। हमेशा के लिए गहरी नींद सोना कितनी ग्रेट फैंटेसी है, जहाँ समवन, एनीवन, नो वन, नो आर्ग्यू, नो क्रॉस टॉक, नो ड्यूटी। इमेजिन करती हूँ जब रूह फ्लाई करती होगी तो पूरी यूनिवर्स उसको सैल्यूट करती होगी, विश करती होगी, कांग्रेट्स कहती होगी कि मुबारक हो, जान छूटी। अर्शिला अपने दबीज़ माँ की गोद जैसे बिस्तर से उठते हुए गुमसुम कैफियत में बोल रही थी और मारिया दम बखुद उनकी तरफ देख रही थी। डीप डिप्रेशन, माय गॉड, उसका दिल बैठ रहा था। मैम, आप कुछ देर के लिए मेरे साथ लॉन में चलें प्लीज़, इस बंद बेडरूम से बाहर निकलें। उसे लगे हाथों यही रास्ता समझ आया। लॉन में जाकर मैं नहीं बन जाऊंगी, अर्शिला ने चटक कर कहा। मैम, खुली फ़िज़ा में जहन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। थोड़ा सा आप डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करेंगी तो नींद अच्छी आ जाएगी और सुबह को आप फ्रेश फील करेंगी। मारिया ने मिन्नत समाजत के अंदाज में कतरे झुक कर कहा तो अर्शिला पुरखलूस लहरों की जद में आकर बेबस सी हो गई। ओके, मैं ये जूस पी लूँ, फिर चलते हैं। ये कहकर अर्शिला जूस के सिप लेने लगी। जूस से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अचानक उनका ध्यान माँ की तरफ गया। मारिया तो समीना की नर्स थी, मगर इस वक्त वो अर्शिला की खिदमत कर रही थी। मारिया, मम्मी सो गई हैं? तुमने अच्छी तरह देख लिया था ना? ऐसा ना हो कि हम लॉन में हों और मम्मी को तुम्हारी ज़रूरत हो। मैम ने डिनर ठीक से किया, मेडिसिन ली, कुछ देर मुझसे बातें की, आपका और जैन का पूछा, आपके फादर की एक गोल्डन मेमोरी शेयर की, फिर खुद ब खुद सो गई, मारिया ने बताया। रोज़ ऐसा ही होता है मैम, समीना मैम बात करते करते सो जाती हैं, मारिया ने अर्शिला को मुतमईन किया। ये बात नहीं है मारिया, एक्चुअली मम्मी को बातें करने का शौक़ है, उन्हें नींद आ रही होती है मगर बात करने की खातिर ज़बरदस्ती जागती हैं। अर्शिला ने माँ के बारे में अपना ज़ाती तजर्बा पेश किया। हो सकता है आपका अंदाज़ा ठीक हो क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त तो आपके साथ गुजरा है। मारिया ने जानबूझकर इख्तिलाफ़ राय से गुरेज़ किया, मगर समीना मैम की बातों से अंदाज़ा होता है कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लॉयल थे। मारिया सुकून से जूस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जो जूस ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म ना हो। ऐसा ही है, मेरे डैड मम्मी से मोहब्बत नहीं इश्क करते थे, क्योंकि मम्मी इतने सारे नौकर होते हुए डैड के पर्सनल काम खुद करती थी। डैड को बार बार नौकर का बेडरूम में आना पसंद नहीं था। बिलीव मी मारिया, मम्मी अपने ग्लास में खुद पानी नहीं डालती और डैड को सॉक्स और शूज़ तक पहना दिया करती थी।
अर्शिला ने बच्चों की तरह मासूमाना हैरत से आंखें फैलाकर मारिया को यकीन दिलाने की कोशिश की। ग्रेट, मारिया को कुछ तो रद्द-ए-अमल देना ही था। इसीलिए मम्मी बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंट है। जिस औरत को शोहर दिलो जान से चाहता है वही इस दुनिया में अच्छा सा जीती है। बाकी तो औरतें बस वक्त ही गुजारती हैं। माँ इतनी लकी और बेटी की इतनी बैड लक। अर्शिला ने ठंडी सांस ली। मारिया घबरा गई कि कई घंटे उसी बेडरूम में ना गुजर जाएं। मैम, बाकी बातें लॉन में वॉक करते हुए। मारिया ने कमाल जहानत से अर्शिला के हाथ से जूस का खाली मग लेते हुए उन्हें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर किया। मग साइड टेबल पर रखकर अर्शिला का हाथ थामकर उन्हें बेड से उतरने में मदद दी, वरना 2 मिनट मजीद सोचने में लगा देती। मारिया उन्हें बिल्कुल भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी। वो दरवाज़ा खोलकर अर्शिला के हमरा बाहर आई तो एक जाँ फिजा तेज़ मर्दाना खुशबू ने दोनों का इस्तकबाल किया। अर्शिला ने चौंक कर मारिया की तरफ देखा। ये ज़ैन इस वक्त बाहर गया है? फिर बगैर बताए बाहर चला गया। ठीक से रेस्ट नहीं करेगा तो फिर लेट जाए, कॉलेज से छुट्टियां करेगा। अर्शिला ज़हनी दबाव से निजात के लिए बेडरूम से बाहर आई थी, मगर एक नया दर्द-ए-सर उनका मुंतज़िर था। बहुत अच्छी तरह तैयार होकर गया है। ये परफ्यूम तो वो तभी यूज़ करता है जब उसे किसी अच्छी जगह जाना होता है। अर्शिला की जगह कोई कम ज़र्फ़ अमीर औरत होती तो वो मारिया को परफ्यूम का नाम और कीमत भी साथ साथ बता देती कि ये वो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है जो लगाकर कोई गुजर जाए तो गुजरगा भी घंटों महकती रहती है। डॉलर्स में उसकी कीमत लाख से ऊपर बनती है, वगैरह वगैरह। शायद वो अपने किसी दोस्त को बर्थडे विश करने गए हों। डोंट वरी, वो तो जाते ही रहते हैं, आ जाएंगे 1-2 घंटे में। मे भी फरी की तरफ गया हो, कार्ड्स खेलने का मूड हो। अर्शिला ने भी ज़हनी दबाव से बचने के लिए जहन दूसरी तरफ मोड़ना चाहा, मगर मारिया की आंखें पोर्च की तरफ लगी हुई थी। इस वक्त वो अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर गया था। ब्रांडेड लिबास, महंगा परफ्यूम, रोलेक्स रिस्ट वॉच, नंबर 1 आईफोन। 50,000 तो वो पैरों तले रखता था, यानी इम्पोर्टेड जोगर्स। एक लावारिस गोद लिया हुआ बच्चा इतना खुशकिस्मत भी हो सकता है, और वो अपने वालिदैन की मौजूदगी में परवरिश पाने वाली 2 अमीर ख़वातीन की नाज़बरदारी करके 1 लाख तनख्वाह ले रही है, उसने सोचा। और ये एहसान फरामोश स्लो पॉइज़न की तरह इस घर को खोखला कर रहा है। इतना कुछ जान चुकी हूँ जो 2 किलो बारूद के वज़न पर है, मगर फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकती। मारिया अर्शिला का हाथ थामे इतनी बेखबर हो चुकी थी कि अर्शिला जैसी गायब दिमाग ने भी उसकी गहरी खामोशी को महसूस किया। क्या हुआ मारिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मैम, बस यही देख रही थी कि रात को हल्की रोशनी में फूल कितने उदास नज़र आ रहे हैं, जैसे सुबह के इंतज़ार में एक एक पल गिन रहे हों। मारिया ने हंसकर हल्के फुल्के अंदाज में अर्शिला का जहन फूलों की तरफ लगा दिया। तुम तो बहुत अच्छी पोइट्री कर सकती हो। इस वक्त मैंने तुम्हारे इन अल्फाज को बहुत इंजॉय किया है। अर्शिला ने रुककर बहुत खुशगवार कैफियत में मारिया की तरफ देखा। थैंक यू मैम। मारिया ने शुक्रिया अदा करते हुए अर्शिला की तरफ देखा। खुशगवार एहसासात के साथ अर्शिला का हुस्न 2 चंद हो जाता था, मासूमियत निखर कर सामने आ जाती थी। मैं आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगी। ऐसी फरिश्ता सिफ्त औरत, लालच, हिर्स, बुग़्ज़, बुखल से पाक औरत जो खुश होने के लिए छोटी छोटी खुशी का इंतज़ार करती है। मारिया दिलो जान से उसे माशरे का कीमती असासा तस्लीम कर चुकी थी। वासिफ मर तो नहीं सकते, जिंदा कैसे रहें? सारा की आंखें खुश्क थीं, गोया आंसुओं के सोते खुश्क हो चुके थे। माजी मुस्तकबिल की कोई वक़्त हैसियत अहमियत नहीं रही थी। मौजूदा लम्हात में जहन चौकस व मुस्तैद था। ये निज़ाम फितरत है कि मौत से पहले कोई नहीं मरता। फूलों जैसी नाजुक बेटी, ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना कि सगी माँ बेटी एक साथ बेवा हुई हों। सारा दुख के उस आखिरी मुकाम से मुखातिब थी जिसके बाद का हतमी मरहला ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद दुनिया की तरफ रवानगी है। वासिफ की समझ में दर हकीकत कुछ नहीं आ रहा था। इतनी खौफनाक और मतवातर ख़बरों के लिए वो गुंजाइश ही नहीं रखता था। मामी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अंसर की डेथ हो गई है बेटा। तुम्हारे मामू उसका इस्तकबाल करने पहले चले गए। बहुत खुश थे ना कि अल्लाह ने उन्हें पला पलाया बेटा दे दिया। सारा ने इतनी गहरी और ठंडी सांस ली, गोया देर से सांस रोके बैठी थी। मामी, ये खबर नहीं, ये तो बहुत बड़ी आफत है और आप रो भी नहीं रही। मुझे तो वाकई कुछ समझ नहीं आ रही। वासिफ कभी सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा जब उसकी हाजिर दिमागी सिफर हो जाएगी, तवानाई से भरपूर वजूद रेत का ढेर बन जाएगा। वासिफ बेटा, इस खौफ से आंसू ही खुश्क हो गए कि अब ज़िंदगी भर बेटी के आंसू पहुँचती रहूँगी। वो बोली, कोई कैमरा लगाकर मेरा जिगर देखो वासिफ, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। बर्दाश्त करने ना करने की बहस ही ख़त्म हो गई। एक ठहरा हुआ गम तो ज़िंदगी की आखिरी हद है, इससे आगे ज़िंदगी गुम हो जाती है। मामी, जब मैं बहुत छोटा था सबसे डरता था, तब भी मैंने खुद को इतना कमज़ोर और बेबस महसूस नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मुझे अब आप दोनों के लिए क्या करना चाहिए।
वासिफ सारा की कैफियत समझने से कासिर था। सालार साहब की मैयत उठने तक उसने सारा को बेतहाशा रोते हुए देखा था, मगर अब दुख दोहरा होने पर उनकी आंखें खुश्क थीं। कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस मेरी आंखों के सामने रहना है। तुम मेरे मरहूम शोहर की असली और पक्की निशानी हो। मैंने हमेशा तुम्हें माँ की नज़र से देखा है और तुमने अब एक बेटे की तरह मेरा साथ निभाना है। सारा सपाट लहजे और पथराई आंखों के साथ मुखातिब थी। वासिफ ने फ़ौरन निगाहें झुका लीं। बेटी को मेरा घर में दाखिला गवारा नहीं, माँ साथ निभाने के वादे ले रही है। वो एक अजीम जहनी खलफिशार का शिकार हो रहा था। मामी, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, आप मेरी तरफ से मुतमईन रहें। फ़िलहाल तो ये सोचें कि आप फ़री को कैसे ये खबर सुनाएंगी। वासिफ का जहन मुसलसल फ़री के रद्द-ए-अमल की तरफ लगा हुआ था। अरे नहीं, उसे तो हवा भी नहीं लगानी है। जितने दिन हम उससे ये खबर छुपा सकते हैं छुपाएंगे। बाप की जुदाई ने तो उसे बिस्तर पर डाल दिया है, एमरजेंसी में पड़ी है। सारा ने बदहवास होकर वासिफ को टोका। मेरी तरफ से तो कभी इशारे में भी कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये खबर हम फ़री से कितने दिन छुपा सकेंगे। तबीयत संभलते ही वो सबसे पहले अंसर से दुख दर्द शेयर करना चाहेगी। वासिफ ने माँ जैसी मामी को बहुत हमदर्दी से देखते हुए कहा। जितने दिन छुपा सकते हैं उतने दिन की मोहलत में अल्लाह हमें भी संभलने सब्र करने की तौफीक बख्श देगा वासिफ। सारा ने वहशत ज़दा नज़रों से इधर उधर देखते हुए वासिफ को मुखातिब किया। जी मामी, उसने बहुत अदब व मोहब्बत से सारा का हाथ थाम लिया। बेटा, तुमने खौफ की ताकत देखी? सारा का जुमला गमाज था कि वो जहनी तवाज़न खो रही हैं। खौफ? कैसा खौफ मामी? वासिफ उलझा। यही ना कि दीवारों को भी पता ना चल जाए कि अंसर जो मेरी बेटी का ख्वाब था अब हम में नहीं रहा। हम तो छुपाएं, दीवारें उसे बता दें। सारा के अल्फाज से साफ अंदाज़ा हो रहा था कि उनका जहन बंद घड़ी की सुई की तरह एक जगह रुक चुका है। गहरे दुख पर खौफ की शिद्दत गालिब आ चुकी है। वो बेबसी की इंतहा पर सारा की तरफ देख रहा था। रात का पिछला पहर अभी काफ़ी दूर था, मगर हर सू ऐसी तारीकी थी गोया तमाम कुर्रा अर्ज़ अंधेरे के गिलाफ में मकीद है। जहाँ रात थी वहाँ तो रात थी, मगर जहाँ दिन होता है वहाँ भी सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा हुआ था। फूफो, आप पापा से नाराज़ तो नहीं हैं? शमसा की बमुश्किल और फितरी तकाजे के हिसाब से नींद लगी थी, मगर फ़ौरन ही फ़री ने उनका बाजू हिलाकर जगा दिया। सामने क्लाक पर नज़र पड़ी तो सुबह बिल्कुल करीब थी, 4 बज रहे थे। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और फ़री को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया। मेरे भाई जैसा तो शायद ही किसी का भाई हो। बेटा, तुम्हारे पापा की वजह से तो अब तक ज़िंदगी सुकून से गुजरी है। अल्लाह मेरे भाई के दर्जात बुलंद करे, उसकी कब्र को क़यामत तक ठंडा रखे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी एक एक सांस उनके लिए दुआ कर रही है। मेरी जान फ़री, इस माशरे में बग़ैर महरम जीना बहुत बड़ा अजाब है। मेरा भाई मेरा वाहिद महरम था, जिसकी वजह से मुझे पुरसकून नींदें मुयस्सर आईं। ऐसा तो कभी सोचना भी मत। अगर मैं अपने भाई से नाराज़ होंगी तो इससे बड़ी नाशुक्री नहीं हो सकती। शमसा की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। फ़री शमसा के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे ना फुप्पो? वो सिसकियाँ ले रही थी। इतने अच्छे थे बेटा कि वो मुझसे जान मांगते तो मैं उन पर अपनी जान कुर्बान कर देती। शमसा ने फ़री को ज़ोर से अपने साथ लगाकर खींचा। अब हम पापा के बगैर कैसे रहेंगे? फ़री ने बिलकते हुए सवाल किया। अल्लाह हमें सब्र देगा जैसे सब जुदा होने वालों को देता है। शमसा ने फ़री की पेशानी चूम कर कहा। फूफो, मैं तो शायद बेहोश थी, मगर पापा आ गए और मैं जाग गई। फ़री सिसकियाँ लेते हुए कह रही थी। वो अब अपने आंसू पोंछ रही थी। पापा आ गए? शमसा ने मतवाहिश नज़रों से फ़री की तरफ देखा। जी, कहने लगे घर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी माँ उधर अकेली है, परेशान हो रही होगी। अब मैं उससे दूर हूँ, तुम्हें तो माँ के पास होना चाहिए। फुप्पो, मैं फ़ौरन जाग गई। फिर मुझे बहुत रोना आया कि ये तो कोई ख्वाब था। फ़री की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शमसा का तो गोया कलेजा फट गया। आज तो कब्र में पहली रात थी, मगर बेटी ने कितना बेचैन किया कि आकर समझाने लगे। शमसा ने फ़री को बाहों में भर लिया। अब दोनों बेआवाज़ रो रही थीं। सारा की पलक नहीं लगी। वो बेडरूम से निकलकर लाउंज में सोफ़े पर आकर लेट गई। 24 घंटों में घर का नक्शा बदल चुका था। सारा की सरगर्मियाँ तो फजर की पहली अजान से शुरू हो जाती थीं। वो हमेशा सालार साहब के लिए ताज़ा सब्ज़ी ज़रूर बनाती थी। रात का बचा हुआ सालन कभी उनके सामने नहीं रखा। घर के किचन गार्डन का मकसद ही यही था। खानसामा के साथ खुद लगती थीं, ताज़ा सब्ज़ी के साथ दीगर लवाजमात भी होते थे, मगर नाश्ते में ताज़ा सालन का एहतमाम हमेशा करती थी। मगज़ कलेजी सिर्फ छुट्टी के दिन का एहतमाम होता था। उनको शोहर के लिए सुबह सवेरे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। वो इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि उनकी ज़िंदगी की ये आसाइश और सहूलत उनके शोहर की मेहनत शाका का नतीजा है। शुक्रिया का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता कि वो जो उनकी बेहतरी के लिए कर सकती हैं करें। कोई शॉर्टकट ना ढूंढे। उनकी अपनी सगी बहन मरियम, जो कॉलेज में लेक्चरार थी
और उनकी पुरानी सहेलियां जो बड़े बड़े ओहदों पर काम करती थीं, खुद पैसा कमाती थीं मगर चक्की के 2 पार्टों में पिसी नज़र आती थीं। घर, बच्चे, ऑफिस, रोज़ का आना जाना, रोज़ के हिसाब से मलबूसात की तैयारी, इस लिहाज से वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। सालार साहब उनको माहाना खर्च के लिए इतना कुछ दे दिया करते थे कि वो सलीके से बजट बनाकर अच्छी खासी बचत भी कर लेती थी। अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते तो फिर 24 की रात का सोना खरीद लेती कि जब फरी की शादी होगी तो उसकी पसंद की ज्वेलरी बनवा देंगी। सिर्फ सालार साहब की कमाई से वो बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारती चली आ रही थी। शुक्रिया के तौर पर दिलो जान से उनकी खिदमत करती थी। शादी के बाद आज ये पहली सुबह थी कि उनके पास कोई काम ही ना था। उन्हें जागता पाकर खानसामा ने उनसे चाय का पूछा तो उन्होंने मुंह से जवाब देने के बजाय अस्वात में सर हिला दिया। उनकी निगाहें मुसलसल वाल क्लाक का तवाफ़ कर रही थी कि ज़रा रोशनी फैले तो वो शम्सा को फ़ोन करें और फरी की खैरियत पता करें। शम्सा का फ़ोन ना आने की वजह से ये तसल्ली तो थी कि मामलात कंट्रोल में है। वासिफ को उन्होंने गेस्ट रूम में भेज दिया था, ये यकीन दिलाकर कि वो भी थोड़ी देर में सो जाएंगी, मगर नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक गहरी खाई अबूर करने का मरहला दरपेश था। ख्वाबों में जीने वाली अजीज़त जान बेटी को कैसे बताएंगी कि ख्वाब बिखर कर खस्तो खाशाक की तरह उड़ गए हैं। टूटे हुए क्रिस्टल के ज़र्रात समेटे जा सकते हैं, मगर टूटे हुए ख्वाब सच्ची नींदों ही से महरूम कर देते हैं। कैसी उदास, खामोश, वीरान बांस के जंगल जैसी सुबह नमूदार हुई थी। मैं तो लड़की हूँ गुरुजी, तुम्हारे पास तो इंसानों के ठुकराए हुए बेसहारा लोग आते रहते हैं जो थैले भरकर लंगर लाते हैं, भीख मांगकर इस जगह रहने का किराया देते हैं। मेरे ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आला ब्रांड का गर्मियों का स्टाइलिश सूट पहने, जिसका दुपट्टा शर्मीली ने चादर की तरह सर पर ओढ़ा हुआ था। शर्मीली ने भीगे लहजे में चंबेली से एक मरतबा फिर रहम की दरख्वास्त की थी। हम तुझे अगवा करके नहीं लाए थे, तेरे बाप ने एक दिन की बच्ची मेरी गोद में डाली थी। मैंने गिनकर उसे 50,000 दिए थे। तू ऑपरेशन से पैदा हुई थी और तेरे बाप के पास अस्पताल का बिल देने के पैसे नहीं थे। एक दिन की बच्ची से उसे क्या गर्ज थी? करीब की बीवी तो खसम की खादमा भी होवे और कनीज़ भी। निखट्टू जने को तो कोई अपनी अंधी बेटी भी ना देवे। उसने तो सीधे सीधे बशीरन को बोला जो अस्पतालों के गुसल खाने धोवे, मरी नहीं अभी जिंदा है, कि मेरी जुड़वा तो बेटियां पैदा करे है या तीसरी मखलूक, मुझे तो औलाद चाहिए ही नहीं। पल्ले कुछ होता तो दूसरी ले आता। सैन को उसने झूले में डाल दिया था। बशीरन से चूक हो गई, हम देर से पहुँचे। उसे एक मालदार औरत कागज़ पर लिखाई पढ़ाई करके ले गई। अच्छा ही हुआ, हमारी तो लॉटरी निकल गई। तेरा भी भला हो गया, गर्मियों में 8-8 हज़ार के सूट पहने हैं जो मिनटों में पसीने में भीगकर पुराने हो जावें। चंबेली ने हुक्का करीब खिसकाया, पाइप मुंह में लेकर गुड़गुड़ाया, जैसे मज़ीद कुछ याद करके सुनाना चाहता हो और वक्फा ले रहा हो। जो तुम सब हो मैं वो नहीं हूँ, तुम लोगों की मजबूरी है, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं। प्राइवेट इंटर कर लिया है, किसी अस्पताल में नर्स बनकर अपनी मर्ज़ी से खुलकर सांस ले सकती हूँ। अगर मैं पागल हो गई तब भी तो तुम लोग मुझे पागल खाने में फेंक कर आ जाओगे। शर्मीली फूट फूट कर रोने लगी। नहीं फेंकेंगे, तू तो हमारा हवाला हंडी कैश आवे। चंबेली ने शाने बेनियाजी से हुक्का गुड़गुड़ाया। देख, सैन के बोलने पर तुझे पढ़ाई कराई है, अब तू ज़्यादा होशियारी ना दिखा। चंबेली ने पाइप मुंह से निकाल कर घूरा। जितना जमा हो चुका है वो तुमसे बरता नहीं जाएगा। छोड़ा हुआ माल लूट के माल की तरह छीन लिया जाता है। शर्मीली ने बेबसी के आंसू रोकते हुए बमुश्किल कहा। चंबेली ने गज़बनाक नज़रों से शर्मीली की तरफ देखा। देख शर्मीली, गुरुजी मुझे शर्मीली ना कहा करो, कब से मिन्नत कर रही हूँ। मेरा नाम मेरी माँ ने ज़ैनब बीबी रखा था ना। मेरे बाप ने पैसे पकड़ते हुए तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी मेहरबानी, तुमने ये बात मुझे बता दी थी। मेरी माँ का रखा हुआ नाम तुमने क्यों बदला? एहसास नहीं माँ क्या होती है। गुरुजी तुम्हें भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा, दरख्त से तो नहीं तोड़ा होगा। शर्मीली बिलक बिलक कर रोने लगी। तेरे सारे कागज़ों पर तो ज़ैनब बीबी लिखा है ना, गुजारा कर, हम तो यही बोलेंगे। ज़ैन तो तेरे को ज़ैनब ही बोले है ना। वो तो मुझसे कभी कभी मिलता है, तुम लोग उसे मिलने ही कब देते हो? शर्मीली ने आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ तो ख़जाने पे सांप की चौकीदारी तो चाहिए ना। अभी तुझे 12 पढ़कर दिन लग गए हैं। सैन की शह पर तू घर से भाग जाती। चंबेली ने अब आम से अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि उसे अपने ज़ोर ताकत का ठीक ठीक इदराक था, जैसे कि मौत की ताकत से गाफिल अक्सर लोगों को होता है। देख शर्मीली, तेरे साथ भला कर रहे हैं, ज़्यादा तंग करेगी तो मैडम के हवाले कर दूंगी, फिर वो जाने और उसका काम। चंबेली ने फिर हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। शर्मीली उठकर जाने लगी तो चंबेली ने रोका। शर्मीली देख, मैडमों के दिए से हमारी दाढ़ गीली नहीं होती। सब्र कर, बुढ़ी मरने को पड़ी है, बस उसके मरने की देर है, फिर सब कुछ सैन का है। बुढ़ी मरेगी तो तुझे आज़ाद कर दूंगी, ये गुरु का पक्का वादा है। चंबेली ने अब कदरे अपनी लक्ष्मी का इकराम किया। कहीं इससे पहले हम ही ना मर जाएं। शर्मीली यासियत से मुस्कुराई।
اللہ نے बड़ी अच्छी शक्ल बनाई है, तेरी बात भी भली किया कर। मनहूस बातों से मेरे तन बदन में आग लगे है। चंबेली ने गुस्से में इकट्ठे 5-7 कश खींच लिए, फिर जोर का ठसका लगा। शर्मीली बाहर निकलते हुए बद्दुआ दे रही थी, अल्लाह करे रात तक खांसते ही रहो। फुप्पो, मामा उधर अकेली हैं, उन लोगों ने मुझे क्यों एडमिट किया हुआ है? 24 घंटे की जागी हुई शमसा को कुदरतन गहरी नींद आ गई थी और यूं भी बेतहाशा आंसू बहाने के बाद नींद बहुत गहरी होती है। फरी की आंसू भरी आवाज़ सुनकर नींद टूटी थी, मगर जहन पर नींद का गहरा गलाफ चढ़ा हुआ था। वो चंद सानिया खाली खाली आंखों से फरी की तरफ देखती रहीं। फुप्पो, मामा अकेले में बहुत रो रही होंगी, घर में सब मेल नौकर हैं, जब तक मामा खुद ना बुलाएं कोई मामा के बेडरूम में नहीं आता। क्या ये डॉक्टर पागल हैं? ज़रा सी बात पर एडमिट कर लेते हैं। क्या हुआ है मुझको? जिंदा तो हूँ मैं। आखिरी अल्फाज पर शमसा झटके से उठकर बैठ गई। नींद बेफैज़ बादल की तरह फिजाओं में गुम हो गई। उन्होंने फरी का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। बेटा, अभी आपकी तबीयत संभली है, बहुत हाई डोज दिए हैं, आप बार बार बेहोश हो रही थी। ऐसे में कोई खुदा ना खास्ता बड़ा बिगाड़ पैदा होने का ख़तरा होता है। भाभी इद्दत में है, वरना वो तुम्हारे पास होती। इंतहाई मजबूरी में औरत इद्दत के दौरान बाहर निकल सकती है, लेकिन हम हैं ना, तो वो क्यों बेआराम हो? शमसा ने समझाया। फुप्पो, बस चलें यहाँ से, मेरी मामा बिल्कुल अकेली हैं। वासिफ उनके पास है, मेरी उससे 2 मरतबा बात हुई है। भाभी खैरियत से हैं, उनकी तरफ से परेशान ना हो। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ कि हम घर जाना चाहते हैं, पेशेंट अब काफ़ी बेहतर है। ये कहकर शमसा झुककर पाँव में स्लीपर फंसाने लगी। वासिफ उनके पास है? फरी एकटुक उनकी तरफ देख रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने वासिफ का नाम सुनकर तुनक कर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। शायद फुप्पो की खिदमत का लिहाज किया था जो वो रात से अंजाम दे रही थी। देखो बेटा, हादसा नागहानी और बहुत बड़ा है, मगर ज़िंदा और पीछे रहने वाले सब्र करने के अलावा क्या कर सकते हैं? बेटा, घर जाकर भाभी से लिपट कर रोना मत। वो बहुत सब्र बर्दाश्त वाली हैं, मगर किसी का ख़ास तौर पर माँ का सब्र नहीं आजमाना चाहिए। शमसा ने खड़े होकर बहुत शफकत से फरी के सर पर हाथ रखा। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी मामा को। फरी ने शमसा के कंधे पर सर टिका दिया और खामोश आंसू बहाने लगी। बेटा, भाभी का ख्याल करना, वो तो माँ है, तुम्हें संभाल लेंगी, मगर तुम्हें भी खुद को संभालना होगा। शमसा ने फरी का चेहरा दोनों हाथों में लेकर पेशानी पर बोसा दिया। कोशिश करूँगी फुप्पो, प्रॉमिस नहीं कर सकती। मैं भी तो 19 साल की हूँ। इतनी बड़ी बड़ी एज वाले अपने फादर के साथ रहते हैं। मेरे पापा तो अभी से अल्लाह मियाँ के पास चले गए। फरी की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है बेटा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी दुनिया में आते हैं कि उनका बाप उनके पैदा होने से पहले ही दुनिया से जा चुका होता है। शमसा ने दुख से आँच देती गहरी सांस भरी। मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा बाप को छोड़ दिया था। वो भी सही होता है फुप्पो, उन बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि बाप क्या होता है। लेकिन मेरे पापा जैसे फादर अचानक छोड़कर चले जाएं तो ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। फुप्पो, मैं तो अब हर मर्द के चेहरे में अपने पापा को ढूंढती रहूँगी। वो तो एकदम से छोड़कर चले गए हैं ना। फरी हथेलियों से आंसू पोंछते हुए कह रही थी। शमसा का दिल जैसे एक नादीदा हाथ ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया था। गम की इंतहा हो तो तसल्ली के सारे अल्फाज मानी खो देते हैं। शमसा के पास मुनासिब अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था। वो चुपचाप घर वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। फरी बेड के किनारे टिक कर उन्हें चीज़ें समेटते देख रही थी। गम की कैफियत में एक मुकाम वो होता है जहाँ ना माजी के तजुर्बात का अक्स होता है, ना मुस्तकबिल की पुरअसरारियत। लम्हा मौजूद अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करता है, जैसे कभी ठीक ना होने वाले पुराने घड़ियाल की जंग आलूद सुइयाँ जो ज़ोर आजमाई के बगैर अपनी जगह नहीं बदल सकती। मैम, ये मैंने ड्राफ्ट बनाया है, आप चेक कर लें। मारिया ने नाश्ते के बाद एक वाइट पेपर अर्शिला के सामने रख दिया। ड्राफ्ट? अर्शिला पेपर हाथ में लेकर पढ़ने लगी। मारिया ने वांटेड के ज़मन में एक इश्तिहार का ड्राफ्ट तैयार किया था। एक ट्रेडिंग कंपनी को अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर की ज़रूरत है, जिसकी कम से कम काबिलियत MBA हो या किसी कंपनी में 2 साल अकाउंट्स मैनेजमेंट का तजर्बा हो। की पोस्ट से रिटायर्ड जिनके पास CA की डिग्री हो वो भी राब्ता कर सकते हैं। अपनी CV के साथ अपनी सैलरी डिमांड ज़रूर लिखें। अर्शिला ने इश्तिहार, जो बेहतरीन अंग्रेज़ी अल्फाज का चुनाव था, पढ़कर मारिया की तरफ देखा। ये तो प्रॉपर ऐड है, मगर रिटायर्ड बंदे की एज तो अच्छी खासी होती है। पता चला आज अपॉइंटमेंट हुई और कल आखिरी सलाम करके चल दिए, फिर नए सिरे से हेडिक। अर्शिला की बात सुनकर मारिया बेसाख्ता मुस्कुरा दी। थैंक गॉड मैम, इस वक्त आप बिल्कुल फिट हैं और अपनी ड्यूटी को सीरियसली ले रही हैं। लेकिन ये फार्मूला तो नहीं है। बहुत सारे एज्ड लोग प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब कर रहे होते हैं। इंटरव्यू कौन करेगा? अर्शिला का एतमाद डामाडोल होने लगा। अगर मम्मी ने इंटरव्यू किए तो अगले 10 साल तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगी। अर्शिला ने आखिरी अल्फाज खुद कलामी के अंदाज में अदा किए थे। इसीलिए मैंने आपको एडवाइस की है, समीना मैम के साथ अब ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं,
आखिरकार ये सब आप ही को देखना है तो आज से शुरू करें। मारिया ने अदब व अपनायत के साथ समझाने की कोशिश की। अगर आप मैडम टूटू से ये सब शेयर करना चाहें तो कर लें, वो बहुत लॉयल पर्सनैलिटी हैं, कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं करेंगी। मारिया ने अर्शिला का एतमाद परवान चढ़ाने की हत्तल मकदूर कोशिश की। वो तो कोई सेमिनार अटेंड करने बांग्लादेश गई हुई है, वहाँ से वो मोरक्को जाएगी। उसके हस्बैंड ने कोई मोटेल ख़रीदा है, कह रही थी वो वहाँ भी अपनी एनजीओ का ऑफिस मेंटेन करेगी। वैसे भी वो मुझसे खुश नहीं है। आमिर यूएस चले गए हैं, वो 6 महीने से पहले पाकिस्तान नहीं आ सकते। उनकी रोज़ कॉल आती है मगर मैं पिक नहीं करती। जब मैं पीछे हट गई हूँ तो क्यों उनका टाइम ज़ाया करूँ। अर्शिला के चेहरे पर उदासी खेलने लगी। ये तो मैं आपको कभी नहीं करने दूंगी मैम, और ना टूटू मैम सरेंडर करेंगी। शादी तो आपकी सर आमिर से ही होगी। मारिया का लहजा इतना पूरा एतमाद और फैसला कुन था जो किसी मातहत या मुलाजिम का हो ही नहीं सकता था। अर्शिला ने बुरी तरह चौंक कर मारिया की तरफ देखा, क्योंकि अपनी दानिश में तो वो आमिर को आज़ाद कर चुकी थी। क्या मतलब, जैन का हाल नहीं देखा तुमने? अब मैं मज़ीद कोई ट्रेजेडी अफोर्ड नहीं कर सकती। अर्शिला ने उलझते हुए अपनी उंगलियां चटखाना शुरू कर दी। ये आप मुझ पर छोड़ें, मैं जैन को कन्विंस कर सकती हूँ। कुछ दिनों में वो खुद आपसे आकर कहेगा कि मॉम आप शादी कर लें। मारिया के अंदाज में इतना एतमाद था कि अर्शिला हक्का बक्का सी होकर उसकी तरफ देखने लगी। बहुत लाइट ले रही हो मारिया, तुम जैन को समझ नहीं सकती। वो आप रहने दें, मैंने बहुत डीप वॉच किया है मैम, बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। मारिया का लहजा मुअद्दबाना मगर बला का मानी खैज़ पुरअसरार था। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। गहरे सोच ने लफ्ज़ अच्छा को खासा तवील कर दिया था। मारिया की मुस्कुराहट मोनालिसा की तरह पुरअसरार थी, होंठों पर मासूम सी, आंखों में बिल्कुल वाज़े। वासिफ शमसा से बात करने के बाद सारा से इजाज़त लेकर फौरी घर से निकल गया था। वो गम से निढाल फरी को अपनी तरफ से कोई ज़हनी अज़ियत नहीं पहुंचाना चाहता था, और आज की तारीख में जो उसके साथ होने वाला था उसके बाद तो फरी का चेहरा देखने का हौसला नहीं था। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मामू की तरह अब अंसर भी इस तारे से कूच कर चुका है, मगर यकीन की कैफियत बार बार मुंतशिर हो रही थी, जैसे साहिल की गीली रेत मुट्ठी से फिसल जाती है, ख्वाह मुट्ठी कितनी ज़ोर से ही बंद की जाए। गेस्ट रूम के पुरसकून और ठंडे माहौल में वो सारी रात सुलगा था। उसे तो महरूमियों ने तोड़ने के बजाय मजबूत बना दिया था, मगर ख्वाबों को ओढ़ पहनकर जीने वाले जिंदा हकीकतों को बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते, और वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं जब सामने वो लोग हों जिनको जलील करने, नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया हो। मोहब्बत अगर वाकई मोहब्बत हो तो उसका जौहर कुर्बानी होता है, सह जाने का लुत्फ़ कुल सरमाया हयात होता है। किसी कम ज़र्फ़ की तरह उसे फरी के औंधे मुँह गिरने की खुशी नहीं थी, बल्कि वो हरासा था कि वह अब जिएगी कैसे, खुलकर हंसेगी कैसे, हवाओं में मस्त उड़ान भरेगी कैसे, किस मंतर से बदनसीबी का आसेब जान छोड़ेगा। उसके पास सब कुछ है, वो एक निस्वानियत का शाहकार दोशीज़ा है। उस पर एक नज़र डालने वाला उसका तलबगार बन सकता है, मगर वो अपने मतलूब को कहाँ पाएगी। उसे तो वहशत हो रही थी कि सच्ची रूहानी मुसरत से महरूमी फरी को कहाँ ले जाकर खड़ा करेगी। सामने सहरा जैसी बेकनार ज़िंदगी है, इतना तवील सफ़र कैसे तय होगा। वो अपने तय इतना गैरतमंद था कि उसे बख्शिश में कुछ भी नहीं चाहिए था, हत्ता के मोहब्बत भी नहीं। जिंदा और मनवा लेने वाली हकीकत तो ये है कि उसे अब फरी के सामने ही नहीं आना चाहिए। मोहब्बत हल्का करने का नाम है, बोझ डालने का नाम नहीं। उसने गहरी सांस ली। सोच को बहरहाल एक किनारा मिल गया था। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले दाऊद अलवी से राब्ता किया और टूट पड़ने वाली आफतों का मुख्तसर तज़किरा किया, और आज के लिए बच्चों को लेट पढ़ाने की इजाज़त चाही। एहसास ज़िम्मेदारी का तकाजा था कि जो उसे एडवांस फ़ीस देकर माली सहूलत दे रहे थे उनको ज़हनी खलफिशार में ना उलझाया जाए। दाऊद अलवी ने अपने मिजाज के मुताबिक रद्द अमल दिया, साथ ये भी कहा कि वो आज छुट्टी करना चाहे तो उनकी तरफ से इजाज़त है। वासिफ को इस नए सजे सजाए घर में बहुत वहशत हो रही थी। वो ठंडे पानी का शावर लेने की नीयत से वाशरूम में दाखिल हुआ। उसने दिलो जान से ये वाशरूम सजाया था। एक कमरे में साए में पलने वाले पौधे का गमला रखा था। वाश बेसन के साथ बहुत खूबसूरत शीशे की बोतल में मनी प्लांट की बेल सजाई थी, जो बड़ी सी खिड़की के फ्रेम तक फैल सकती थी। छोटे से शेल्फ के टॉप पर सब्ज़ रंग का सुर्ख चोंच वाला मसनूई तोता रखा था। उसी के बराबर छोटी सी डिजिटल क्लॉक सजाई थी। उससे नीचे शेल्फ में मुन्ने मुन्ने से मसनूई फूलों वाले गमले रखे थे। वाश बेसन के काउंटर पर शीशे के जार में वाशरूम में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी अशिया रखी थी। जब वह थका हारा उस वाशरूम में दाखिल होता था तो आधी थकन तो इस खूबसूरत वाशरूम में दाखिल होते ही उतर जाती थी। अच्छा खासा बड़ा एल शेप का वाशरूम था। शावर केबन की वजह से खुश्क ही रहता था। उसने एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया था, मगर दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं किया था। खाली खाली नज़रों से बस नज़र दौड़ा रहा था। थैंक यू मामू।
हम जैसों को भी आपने इतनी अच्छी जगह दी। उसने दरवाजे की चौखट से पेशानी टिका दी। वो बच्चों की तरह रो रहा था। मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन जिसका दुनिया में सिर्फ एक ही मामू हो और वो भी शहर खामोशा में जा बसे तो क्या वो रोए भी नहीं? यकीन करें मामू, मैं आपके पाँव मोहब्बत से दबाता था। एहसान तो मानता था ना। थप्पड़ भी खा लिया, सह लिया। एहसान का बोझ बहुत था, मगर आपने माँ का हक अदा किया। आप हमारा हक ना देते तो हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं आपको याद करके रोऊंगा। इतनी जल्दी चले जाएंगे। गम से बोझल दिल छाले की तरह फट गया था। माया बनकर आंखों के रास्ते बह रहा था। चार सू फैली हुई तन्हाई किसी उजड़ी हुई दोशीज़ा की तरह बयान कर रही थी। कितने दिन दबे पांव गुजर गए। सारा खुद को समझाती रहती थी। अभी तक उन्होंने फरी को दिलखराश आगाही नहीं दी थी। सालार साहब के रुखसत होने के बाद फरी के घर में वापस आने से पहले उन्होंने नईम कुरैशी को फ़ोन करके सालार साहब की वफ़ात का बता दिया था, क्योंकि नईम कुरैशी गम से इतने निढाल थे कि शायद फ़ोन करके जवां साल बेटे की वफ़ात की खबर सुनाने का हौसला नहीं रखते थे। एक वॉइस मैसेज जो बमुश्किल 10 सेकंड का था उन्होंने सालार साहब के नंबर पर सेंड किया था। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने नईम कुरैशी से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उनका नंबर बंद था। फिर अंसर के बड़े भाई की तहज्जुद के टाइम कॉल आई थी। सारा जाग ही रही थी। कॉल सालार साहब के नंबर पर ही आई थी। उसने बताया, पापा खैरियत से हैं, मगर किसी से बात नहीं कर रहे। ना रोते हैं ना बोलते हैं। उन्होंने बस मुझे फ़ोन करने का बोला कि आप लोगों की खैरियत पता करूं। पापा की तबीयत ज़रा संभलेगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अपनी तरफ से अफसोसनाक खबर सुनाने का कुदरत ने अच्छा रास्ता दिया था, वरना सारा तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि गम से निढाल इंसान को अपनी तरफ से एक हिला देने वाली अफसोसनाक खबर कैसे सुनाए। उन्होंने उसे सालार साहब के दुनिया से रुखसत होने की खबर दे दी थी, जिसको सुनकर वो इतना खौफजदा और हरासा हुआ था कि चंद सेकंड बात ही नहीं कर सका था। फिर उसने सारा से माजरत करते हुए इतना कहा था कि सॉरी आंटी, पापा की हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें ये शॉकिंग न्यूज़ सुनाऊं। उनकी तबीयत ज़रा संभलेगी तो मैं अपने तौर पर उन्हें हैंडल करने की कोशिश करूँगा। एक तरह से उसने सारा की मिन्नत करते हुए दरख्वास्त की थी कि वह अब नईम कुरैशी को किसी सूरत सालार साहब की वफ़ात का नहीं बताएंगी। जब वो उनको बता देगा तो नईम कुरैशी खुद सारा को फ़ोन करेंगे। यहाँ तक तो सूरत हाल काबू में थी, मगर अगले मराहल बहुत नाजुक थे। फरी ने घर आकर जब अपना फ़ोन चेक किया तो बहुत दुख और हैरत से माँ से कहा, मामा लोग इस तरह भी करते हैं। अंसर ने अभी तक कोई मैसेज तक नहीं किया। तब एहतियात के ज़मन में कि फरी बार बार अंसर का नंबर ट्राई ना करे, उसे ये कहकर वक्ती तौर पर संभाल लिया था कि अंसर हॉस्पिटलाइज्ड है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, वो सेल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर तुम्हें खुद फ़ोन करेगा। नईम भाई से मेरी बहुत डिटेल में बात हुई है। फरी यह सुनकर फ़िक्रमंद तो हुई थी, मगर पुरसकून भी हो गई थी। सारा ने एहतियात के ज़मन में उसे ताकीद कर दी थी कि वो नईम कुरैशी को खुद से फ़ोन ना करे। वो अंसर की देखभाल करने की वजह से बेवक्त सोते हैं, और जब उन्होंने कह दिया है कि वो खुद फ़ोन करेंगे तो अच्छा नहीं लगता कि हम उन्हें फ़ोन करें। वजह में वज़न था, दिल पहले ही बोझल था। खामोशी में ज़िंदगी आसान लगती थी। अल्फाज का वज़न उठाना एक कार मुशक्क़त लगता था। वो चुपचाप सर मुँह लपेट कर बिस्तर की हो रही थी, मगर सारा के लिए तो पल पल भारी था। आखिर एक रोज़ तो बताना ही है, फिर क्या होगा, आगे का तसव्वुर करके रूह लर्ज़ जाती थी। शमसा ने स्कूल से छुट्टियां ली हुई थीं। वो साए की तरह माँ बेटी के साथ थीं। वासिफ रोज़ आता था, 5-10 मिनट माँ और मामी से अहवाल लेकर वापस चला जाता था। मामा, मैंने नईम अंकल को अंसर के लिए गेट वेल सून का मैसेज सेंड किया था, अभी तक सीन ही नहीं हुआ। सारा कुरान पढ़कर जुज़दान में लपेट रही थी कि फरी बाल बिखराए खुश्क होंठों के साथ उनके करीब आकर बैठ गई। सारा के हाथ में कुरान था, जिसकी वजह से अल्फाज का इंतखाब बहुत एहतियात से करना था। बेटा, आपसे कहा है ना नईम भाई खुद फ़ोन करेंगे। ये कहकर सारा तेज़ी से आगे बढ़ी और दीवार गिर लकड़ी की अलमारी का ऊपरी केबन खोलकर कुरान पाक रख दिया। मामा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कोई इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन तो नहीं होता कि इंसान किसी से बात भी ना कर सके। उस दिन जब अंसर जा रहे थे तो उनके पेट में तकलीफ़ तो थी, लग रहा था पेन है, मगर मामा पापा तो वापस नहीं आएंगे। अब अंसर को मेरा ख्याल रखना चाहिए। हालांकि पापा के जाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, ना फेलो फ्रेंड्स की, ना जैन की, ना शॉपिंग की, ना आईफोन की। मगर अंसर तो मुझसे लव करते हैं। उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी अपनी खुशी से मुझे चूज़ किया है। वो मेरे लाइफ पार्टनर हैं। इन हालात में वो मुझसे बात करेंगे तो शायद मेरे अंदर एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फरी की आवाज़ आंसुओं से तर थी। उसके मुंह से निकले अल्फाज किसी चुड़ैल की तरह सारा का कलेजा चबा रहे थे, मगर सारा को क़यामत का सब्र करना था। फरी का सर सारा के शाने पर था। सारा ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया।
اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ماما ہے نا فری کے ساتھ، اور جان نچھاور کرنے والی پھپھو بھی، آپ اکیلی تو نہیں ہو؟ کر لیں گے وہ لوگ تمہیں فون۔ بیٹا ہم پر ایک قیامت ٹوٹی ہے، مگر صبر تو کرنا ہے نا، جیسا کہ دوسرے انسان کرتے ہیں جو ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ سارا درد کے طوفان چھپائے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ماما مجھ سے اب کچھ نہیں ہوگا، اگر میں سی اے کرتی تو پاپا خوش ہوتے، اب میرے سی اے کرنے کا کیا فائدہ؟ پاپا تو ہے نہیں خوش ہونے کے لیے۔ فری سارا کے سینے سے لگی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ دکھ کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے جب انسان گونگا ہو جاتا ہے اور خاموشی کا یہ دورانیہ ہی اسے سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے۔ شمسہ کچن سے باہر آ کر راہ میں ہی رک گئی تھی۔ خان سامہ کو انہوں نے رخصت پر بھیج دیا تھا کہ سارا کی عدت کا دورانیہ احتیاط کا متقاضی ہے۔ سرور بھی اندر آنے کے لیے اجازت کا پابند تھا۔ شمسہ نے عدت مکمل ہونے تک سارا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری وجہ فری کے آنے والے معاملات تھے جو شاید سارا اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ سارا کی بہن مریم جاب کرتی تھیں، بچے بھی اتنے بڑے نہیں تھے کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ ان کے لیے سارا کو وقت دینا آسان نہیں تھا، لہٰذا شمسہ کو یہ ذمہ داریاں ہر صورت نبھانا تھیں۔ فری کی حالت دیکھ کر وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔